वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातः काल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहकहा लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आंखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है और देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियां हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपए मासिक मिल जाता था। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था। 3 रुपए घर भेज देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म, होशुरुबा और फिसाना आजाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। प्रेमचंद जी को पसंद करने वाले लोग बहुत से थे। उनसे मिलने के लिए वे लोग प्रातः काल से मतलब सुबह से ही आना आरंभ हो जाता था, जो सिलसिला रात के 11 बजे तक चलता रहता था। प्रेमचंद जी जब सभा में बोलने के लिए खड़े हो जाते तो एक बार जोर से कहकहा लगाते थे, जिससे कि श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते थे। लोगों से वे कहते कि आपसे मैं क्या कहूँ, अगर कहना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग आँखों से काम लीजिए, अपने कानों से नहीं। आँखों देखी पर आप लोग विश्वास कीजिए। अपनी जिंदगी के बारे में वे कहते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई है। उसमें गड्ढे हैं, कांटे, झाड़ियां हैं और कितने ही खंदक है, लेकिन उन सारी मुश्किलों को पार करके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आगे वे बोलते हैं कि मेरा नाम पिता ने धनपत राय रखा था, लेकिन धन से मेरा कभी वास्ता रहा ही नहीं। धन की सदैव कमी ही रही। जब वे पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो खुद भी एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाने के लिए जाते थे। उससे उन्हें 5 रुपए मासिक मिल जाते थे। 2 रुपयों में वे अपना गुजारा करते थे और 3 रुपए घर को भेज देते थे। उसी समय उन्होंने तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आजाद पढ़ा था। ये दोनों उर्दू की किताबें हैं। लेखक आगे हमें बताते हैं कि जब तक प्रेमचंद जी उनके घर में रहे तो उन्हें एक दूसरे के साथ बड़े ही मुश्किल से 1 घंटे या आधे घंटे का समय मिल जाता था। उनके सारे समय पर उनके श्रोतागण और उन्हें चाहने वाले लोग ही सारा कब्जा कर लेते थे। एक दिन की बात है, उस दिन लेखक अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहे थे। प्रेमचंद जी वहां पर आए और उन्होंने लेखक से पूछा कि क्या कर रहे हो। तो लेखक ने कहा कि मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक ठाक कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो। तो लेखक ने बताया कि मैं साहित्य भवन प्रयाग में ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, गलत, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने लेखक का काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। बाद में वह संग्रह रूप राशि के नाम से प्रेमचंद जी के सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। इस प्रकार थे प्रेमचंद जी। जिस दिन प्रेमचंद जी वापस जाने वाले थे, उस दिन का प्रसंग सुनिए लेखक की जुबान से। जिस दिन वे जाने वाले थे, उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। सोचा
प्रेमचंद जी आएंगे, भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। वह पर्चा इस प्रकार था। प्यारे रामकुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहू रानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। लाचार था। रात 2 बजे लौटकर आया, तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोसकर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहू रानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहे। फौरन जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। तुम्हारा धनपत राय। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। प्रेमचंद जी का आगमन लेखक के घर पर जिस प्रकार अकस्मात हुआ था, उसी प्रकार प्रेमचंद जी लेखक के घर से भी अकस्मात ही चले गए। इसीलिए लेखक ने इस पाठ को शीर्षक दिया है कि और प्रेमचंद जी चले गए।